Hello everyone, this is your political science class for BA first semester. Today topic is सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। आज हम इस क्लास में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। संविधान द्वारा भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संघीय शासन व्यवस्था मीन्स फेडरल गवर्नेंस। इसका मतलब क्या होता है? संघ और राज्यों के लिए न्यायपालिका का संगठन अलग अलग ना होकर एक ही होगा। ठीक है, मतलब पूरे देश के लिए एक ही न्यायपालिका होगी। ओके, भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत का संविधान बनाते समय इस बात की आवश्यकता अनुभव की थी कि संघ तथा राज्यों में आपस में मतभेद उत्पन्न ना हो। मतभेद मीन्स आर्ग्यूमेंट्स ना हो। ठीक है, तथा कार्यपालिका द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन किए जाने पर उनकी रक्षा हेतु एक फ्री एंड निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, जो किसी के प्रेशर में ना हो, है ना, और फ्री हो, जो स्वतंत्र रूप से जजमेंट दे सके। अब इसके लिए क्या किया गया? उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें पूरे देश के लिए एक ही न्यायपालिका होगी, मतलब जुडिशरी सिस्टम होगा। अब लॉर्ड ब्राइस एक राइटर है, उन्होंने इस बारे में लिखा है, यदि न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इट मीन्स अगर न्याय नहीं होगा तो क्या होगा? ये दुनिया बिल्कुल बेकार हो जाएगी। ठीक है, कोई किसी की वैल्यू नहीं समझेगा फिर। ठीक है, तो जो जस्टिस है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इस प्रकार न्यायपालिका ही जनता के अधिकारों की रक्षा करती है। तो जो जुडिशरी सिस्टम होता है, ठीक है, वही जो हमारे राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है और सरकार को निरंकुश होने से रोकती है, आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकती है। ठीक है, संविधान की रक्षा करती है और कानूनों का उल्लंघन करने वाले को पनिश करती है। ओके, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व। रिक्वायरमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमें इसकी क्यों ज़रूरत है ना, और इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और महत्व का अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज संविधान का रक्षक। संविधान का रक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान की मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। भारत में एक रिटन और रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित और कठोर संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का कार्य सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, नेक्स्ट संघात्मक व्यवस्था का रक्षक, प्रोटेक्टर ऑफ फेडरल सिस्टम। यहाँ पर संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? संविधान द्वारा संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, विभाजन किया जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति विभाजन की रक्षा करता है। मीन्स कोई भी अपने एरिया से बाहर कोई डिसीजन नहीं लेगा। इस सब की देखरेख किसको करनी होती है? सुप्रीम कोर्ट को। अब इनसे रिलेटेड जो भी इशू होंगे, जो भी विवाद होगा, उसका सॉल्यूशन भी सुप्रीम कोर्ट को ही देना होता है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की रक्षा, डिफेंस फंडामेंटल राइट्स। जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की साइड से 7 फंडामेंटल राइट्स मिले थे, है ना, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है तो 6 हैं। तो उनकी रक्षा का दायित्व भी किसके ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भारतीय न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है। अब उच्चतम और सर्वोच्च मीन्स एक ही होता है। आप देखेंगे जो न्याय व्यवस्था है उसमें जो आपका टॉप लेवल का कोर्ट है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है। इससे ऊपर और कोई कोर्ट नहीं है। ये कोर्ट देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इंडिया का ये कोर्ट कहाँ पर स्थित है? देश की कैपिटल न्यू दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, भारतीय संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रहरी होने के साथ ही देश का सर्वोच्च एवं अंतिम न्यायालय है। ये मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है ना, और संविधान की भी रक्षा करता है। इसके साथ ही ये देश का सर्वोच्च मीन सबसे ऊंचा एवं अंतिम न्यायालय है। इससे ऊपर और कोई कोर्ट नहीं है। इसके अधीन भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट स्थापित है। इसके अधीन मीन्स इसके अंडर में बहुत सारे हाई कोर्ट हैं। आप जानते हैं हाई कोर्ट स्टेट वाइज होते हैं, हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है ना, और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो पूरे देश का एक होता है।
ओके। बाकी जितने भी कोर्ट आते हैं सब इसके नीचे आते हैं और सबसे टॉप लेवल पर आपका सुप्रीम कोर्ट है। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग है आपकी न्यायाधीशों की संख्या, नंबर ऑफ जजेस। संविधान के आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 की व्यवस्था के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद कानून पारित करके परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, आप देखेंगे पहले कम थी जिस समय ये बना था, है ना, फिर बाद में बढ़ गई और इस समय भी बढ़ी हुई है। अभी 2009 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, फिर 2019 में इसको फिर चेंज करके इसकी न्यायाधीशों की संख्या 31 से 34 कर दी गई है। ठीक है, तो इस समय टोटल कितने मेंबर होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में? 34, जिसमें से एक मेन होता है, ठीक है, और बाकी सब अन्य होते हैं। नेक्स्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट होती है और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अवश्य परामर्श लेता है। मीन्स जो मेन न्यायाधीश होता है उसकी अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति करता है और जो अलग न्यायाधीश होते हैं उनके लिए वो किसकी परामर्श लेता है? जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी। ठीक है, इस संबंध में वरिष्ठता क्रम को विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। मीन्स जो सबसे सीनियर होगा उन्हें जज बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यायाधीशों की योग्यताएं, एबिलिटी ऑफ जजेस। आर्टिकल 124 के 3 क्लॉज के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में निम्नलिखित योग्यताएं होना अनिवार्य है। फर्स्ट वन इज वह भारत का नागरिक हो, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, वह किसी हाई कोर्ट या दो से अधिक कोर्ट में लगातार कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है, या फिर किसी हाई कोर्ट या दो से अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक वकील रह चुका हो। ठीक है, या तो वो 5 साल तक जज रह चुका हो, ठीक है, या फिर 10 साल तक अधिवक्ता रह चुका हो। इनमें से कुछ एक भी है तो वो कैपेबल है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ओके। थर्ड, राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। मीन्स जो प्रेसिडेंट है उनकी नज़र में वो कैसा होना चाहिए? उसे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, किसकी? लॉ की, कानून की। ओके। नेक्स्ट, न्यायाधीशों का कार्यकाल तथा महाभियोग, सैलरी, इम्पीचमेंट एंड टेन्योर ऑफ जजेस। महाभियोग क्या होता है? महाभियोग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे किसी भी न्यायाधीश को उसकी पोस्ट से हटा दिया जा सकता है। ठीक है, और कार्यकाल मतलब वो कितने टाइम पीरियड के लिए काम करेगा। ओके। सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। मीन्स ऐसे कोई एज डिसाइड नहीं है कि वो 5 साल तक करेगा या 6 साल तक करेगा। ठीक है, जब तक वो 65 ईयर्स की एज कंप्लीट करेंगे तब तक वो अपनी पोस्ट पर रह सकते हैं। ओके। लेकिन इससे पहले अगर कोई चाहे जज वो अपनी पोस्ट को उससे रिज़ाइन करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है ना। या फिर उसके अलावा एक और प्रोसेस है जिसे हम महाभियोग कहते हैं, इम्पीचमेंट। उसको संसद की एक प्रोसेस होती है जिसके तहत उसको हटाया जा सकता है। जैसे उसने कुछ गलत काम करा हो तो सब लोग मिलकर उसको हटा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन आदि, सैलरी, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ जजेस। जो जजेस होती हैं उनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है? सैलरी और अलाउंसेस संसद, पार्लियामेंट। आर्टिकल 125 के अनुसार वेतन संसद द्वारा विधि पूर्वक निर्धारित होंगे। विधि पूर्वक मीन्स कानून की पूरी प्रोसेस द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन पहले 1 लाख था, अब 1 लाख से बढ़ाकर वो 2,80,000 हो गया, 2,80,000। और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनका 90,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है, 2,50,000। ओके। नेक्स्ट, न्यायाधीशों की उन्मुक्तियाँ, फ्रीड ऑफ जजेस। उन्मुक्तियाँ क्या होता है? मतलब फ्रीड, जो उनको आज़ादी मिली हुई है। वो क्या क्या हैं? जो जजेस हैं उनके कार्यों की सार्वजनिक आलोचना या चर्चा नहीं की जा सकती, मतलब पब्लिकली उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। न्यायालय की मानहानि करने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है। ठीक है,
न्यायाधीशों द्वारा शपथ ग्रहण, ओथ टेकिंग बाय जजेस। अब इनको एक पूरी प्रोसेस होती है जिसमें राष्ट्रपति के समक्ष इनको शपथ लेनी होती है, मीन्स स्वेर लेनी होती है कि ये अपना काम बहुत ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ करेंगे। ठीक है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध। अब न्यायाधीशों पर कुछ प्रतिबंध भी हैं, सेंसेक्शन है, मीन्स बैन भी है। रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज कोई भी भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी कोर्ट या अन्य पदाधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता, और ना ही वह किसी अन्य रूप में किसी न्यायालय में कोई ऐसा कार्य ही कर सकता है जिससे न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है। ठीक है। तो इस पर बैन है कि वो अपने से जो नीचे वाले कोर्ट हैं, है ना, उनमें वकालत नहीं कर सकता। ओके। ना ही वो जज रहेगा। ओके। इस टॉपिक की हमने सारी मेन हेडिंग देख ली है। ठीक है। इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या वर्क है, वो किस तरह से संविधान की रक्षा करेगा, है ना, फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेगा। फिर हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट किस तरह से बनता है। ठीक है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये अपडेटेड न्यूज़ थी। इससे आगे कल की क्लास में हम सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अथवा उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ एवं कर्तव्य, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। ओके। कल की क्लास में हम इसकी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, दीवानी अपील, फौजदारी अपील, विशेष अपील, ठीक है, ये सब कवर करेंगे और 2 क्लासेस में हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।